शेर शाह का एक दूत मालदेव के पास सहायता के लिए आता है, लेकिन मालदेव उसको मना करता है कि मैं सहायता शेर शाह की नहीं, अपन सहायता हुमायूं की करेंगे। क्योंकि मालदेव ये बात जानता था कि शेर शाह के पास पहले से ही अपने दो बंदे कल्याणमल और विरमदेव बैठे हैं, तो वो क्लियर थे पहले से ही कि अपने को शेर शाह की तरफ नहीं, अपने को हुमायूं की तरफ जाना है। वो तो फिर इधर हुमायूं विश्वास नहीं करता है और यहाँ से भाग जाता है। मालदेव इतना और कॉन्फिडेंट था, कहता है कि अब भाग गया तो भाग गया, ज़रूरत उसको थी, अपने को थोड़ी। अब ये बात पता चली शेर शाह को कि मालदेव किसकी तरफ है, हुमायूं की तरफ है। और शेर शाह को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पास तेरे दो बंदे विरमदेव और कल्याणमल 3 साल से बैठे हैं और मैंने अभी तक उनकी सहायता नहीं की है, और मैं चाहता तो हाथों हाथ सहायता करता। अब शेर शाह ने कल्याणमल और विरमदेव को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारा प्लान बताओ, क्या प्लान है। कल्याणमल ने कहा कि सर प्लान एकदम सिंपल है, तीनों मिलकर एक साथ मालदेव पर अटैक करते हैं, मालदेव को मार देंगे या फिर हरा देंगे, और मैं तो ले लूँगा मेरा बीकानेर, विरमदेव को दिलवा देंगे मेड़ता। शेर शाह ने कहा फिर मुझे क्या मिलेगा। सर जोधपुर रख लेना, आप मालदेव को मार देंगे। शेर शाह ने कहा क्या ऐसा हो सकता है। अरे सर क्यों नहीं हो सकता, पक्का। बोला हाँ पक्का। अब तीनों सेनाएं एक साथ जोधपुर पर अटैक करने के लिए रवाना होती है। वहाँ से किस किस की सेनाएं, विरमदेव की सेना, कल्याणमल की सेना और किसकी सेना, शेर शाह की सेना, एक साथ वहाँ से रवाना होती है। अब ये बात पता चली मालदेव को कि तीनों सेनाएं एक साथ आ रही है। अब मालदेव अपने मंत्री संतरियों को इकट्ठा करता है और सलाह मशवरा करता है कि कैसे लड़ना है, कहाँ लड़ना है, हमारे पास कितने हथियार है, कितने नहीं है। इधर फिर एक मालदेव का एक सेनापति था जेता, क्या नाम था उसका, जेता। जेता ने कहा कि युद्ध जेतारण में करेंगे। कहाँ करेंगे, जेतारण में, कि एक तो जेतारण जोधपुर से 60-70 किलोमीटर दूर है, तो दुश्मन को वहीं रोकते हैं। दुश्मन को जोधपुर में आने ही क्यों दे, दुश्मन यही तो चाहता है कि मेरा जोधपुर पर कब्जा हो, और उसको वहीं से ही मार के भगाते हैं वापस। मालदेव ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम युद्ध जेतारण में ही क्यों करना चाहते हो। जेता ने कहा कि जेतारण मेरा गांव है, वहाँ मैं खाने पीने की ढंग से व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से इतने सैनिक जाएंगे, इतने घोड़े जाएंगे, तो खाने पीने की भी तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वहाँ पहाड़ियाँ है जिसमें सैनिक ठहर सकते हैं, खुला मैदान पड़ा है, कैंप लगाए जा सकते हैं। मालदेव ने कहा कि वेरी गुड यार, और अब युद्ध जेतारण में करेंगे। कहाँ करेंगे, जेतारण में। इधर मालदेव ने अपनी नज़र घुमाई तो थोड़ी तो देखा कि ये आदमी कौन बैठा है, खड़ा हुआ तो कुंपा था। क्या नाम था उसका, कुंपा। कुंपा से कहा कि तू तो बीकानेर था ना, फिर इधर अचानक से कैसे आया। कुंपा ने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला कि शेर शाह सेना लेकर आ रहा है और इधर से मेरे जोधपुर के भाई बंधु लड़ेंगे, मैं बीकानेर में अकेला बैठा कैसे रह सकता था। मेरे सीने में ज्वाला धधक रही थी और मैं चला आया, बीकानेर सौंप आया अपने किसी और को। मालदेव ने कहा शाबाश मेरे चीते, ये होती है राष्ट्रभक्ति, जो अपने आप चलाए। तो मालदेव के दो मुख्य सेनापति कौन कौन थे, जेता और कुंपा। इधर से कौन कौन सेना लेकर आ रहे हैं, एक तो शेर शाह, एक विरमदेव और एक कल्याणमल। कल्याणमल कहाँ का था, बीकानेर का, और विरमदेव कहाँ का था, मेड़ता का। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। युद्ध की प्लानिंग कहाँ पर की जा रही है, जेतारण में, इसलिए युद्ध का नाम पड़ा जेतारण। और इस युद्ध को गिरी सुमेल के नाम से भी जाना जाता है। गिरी का मतलब होता है पहाड़ियाँ, और एग्जैक्टली जो जगह थी वो सुमेल, उसका नाम क्या था, सुमेल, इसलिए नाम पड़ा गिरी सुमेल। युद्ध शुरू होता है 5 जनवरी 1544। कब शुरू होता है, 5 जनवरी 1544। अब इधर से ये मालदेव की सेना कई दिनों पहले जेतारण में जाके बैठ गई है। इधर मुसलमान राजाओं की दो बहुत अच्छी खासियत थी। एक तो खासियत ये थी कि वे जब भी लड़ते तो पूरी सेना को एक साथ नहीं उतारते, पीछे रिजर्व टुकड़ी रखते,
दूसरी उनकी अच्छी खासियत थी कि जब भी उन्हें लगता कि हार रहे हैं तो वापस भाग जाया करते थे, लड़ते ही नहीं थे। उन्हें लगता कि यार औरों को क्यों मरवाया जाए फालतू में, जितने बचाए जा सकते हैं उतने तो कम से कम बचाए जाएं। एक और उनकी बहुत अच्छी खासियत थी कि युद्ध से पहले दुश्मन की पूरी जासूसी करवाते। और शेर शाह के बारे में तो कहा जाता है कि शेर शाह शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। शेर शाह में कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा था। जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन जगीरा जितना कमीनापन कहाँ से लेके आओगे, तो उतना ही कमीना था शेर शाह। और शेर शाह जैसे ही उसने अपनी सेना जेतार्ण में ठहराई, इधर मालदेव की सेना और उधर शेर शाह की सेना, तो शेर शाह ने पूरा पता करवाया मालदेव के बारे में। पता चला कि मालदेव के पास आज दिन तक जो कोई भी आया है उसको इसने मार मार के भगाया है और बहुत बुरा राजा है। और अब भी राजधानी छोड़ के 70 किलोमीटर बाहर आके बैठा है। और अब इसको लगा कि मरवा दिया रे यार, वरना जब इतना बड़ा हमला होता है तो राजा को लगना चाहिए कि यार सीधी सी बात है हारेंगे। और राजा किले के दरवाजे बंद करके बैठता है अंदर। और ये बंदा कितना निसंकोच है कि 70 किलोमीटर आके बैठ गया यहाँ। और लगा कि यार गंभीर समस्या है। और इसने वापस से वीरमदेव और कल्याणमल को बुलाया कि तुम्हारा प्लान फिर से बताना, क्या प्लान है तुम्हारा। कल्याणमल ने कहा कि सर प्लान एकदम सिंपल है, मालदेव को मार देंगे, मैं ले लूँगा मेरा बीकानेर, वीरमदेव ले लेगा मेड़ता और आप रख लेना जोधपुर। शेर शाह ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि मालदेव दिल्ली और आगरा भी छीन लेगा। अरे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है। शेर शाह ने कहा तुम तो कहो ही मत कुछ, तुम दोनों को मालदेव ने क्या भगा भगा कर मारा है, वो वीडियो मेरे पास अब भी पड़ा है। अब कल्याणमल और वीरमदेव कहे सर ट्राई करके तो देख ही सकते हैं, बस रहने दो तुम अपना ट्राई व्राई, अब तो मैं करूँगा जो मुझे करना है। और शेर शाह ने अपनी सेना में से 5 बंदे बुलाए और कहा कि तुम व्यापारी बनो और मालदेव को हथियार बेच के आओ, और ये मेरा एक लेटर लेके जाओ, और वहाँ जब मालदेव को हथियार बेचो तो ये लेटर वहाँ पटक देना, लेकिन मालदेव को पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुमने पटका है। बोला ठीक है। अब उन 5 ने व्यापारी का वेश किया धारण और गांव-गांव में घूमते घूमते भाई हथियार ले लो, हथियार ले लो, और मालदेव के पास पहुँचे। अब युद्ध में हथियारों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है या फिर कम? ज़्यादा पड़ती है। और मालदेव ने कहा भाई हथियार दिखाओ तुम्हारे, और हथियार एक से एक, तलवार एक से एक, ढाल एक से एक। ढाल समझते हो, तलवार को बचाने के लिए जो होती है, कि सर देखो आप। और वास्तव में तलवार में इतनी तेज़ धार कि आप अंगूठी लगाओ तो आपका नाखून कट जाए। और से मालदेव ने अपने सारे सेनापतियों को बुलाया कि तुम्हें कितनी चाहिए बताओ तुम। तो किसी ने कहा मुझे 120 दिलवा दो, किसी ने कहा मुझे 60, किसी ने कहा मुझे 50। तो मालदेव ने सारे हथियार खरीद लिए उनके और पेमेंट किया सबका, और कहा थैंक यू यार, आते जाते रहा करो, युद्ध में लड़ रहे हैं हम, और हथियारों की तो इनकी तो आवश्यकता पड़ती ही रहेगी, तो दे जाना आप। अब व्यापारी तो चले गए अपने घर, और इधर सेनापतियों को भेज दिया कैंप में, और उधर मालदेव अकेला बैठा। अब उसके दिमाग में तो युद्ध की प्लानिंग चले पूरी। तो उसने अब पर्ची देखी कि यार ये पर्ची तो पहले तो थी नहीं, अब अचानक से कैसे आई। और उसने पर्ची उठाई और खोल के देखा कि शेर शाह चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल मैं जेता और कुंपा हम दोनों भाई आपको मालदेव पकड़ कर दे देंगे, आप मालदेव को मार देना, लेकिन आप भी अपने वादे पर पक्के रहना और हम दोनों भाइयों को जोधपुर का राजा बना देना। लेटर क्या साबित करता है कि ये जेता कुंपा लिख रहे हैं, और जेता कुंपा किसके पास भेज रहे हैं? शेर शाह के पास। और अब ये बीच में ही रह गया। अब मालदेव के दिमाग में बातें आनी शुरू हुई
कि जब मैंने जेता से पूछा था कि युद्ध कहाँ करेंगे तो उसने क्या कहा था, जेतारण में। फिर मैंने कहा था कि जेतारण में क्यों, तो उसने क्या कहा था, पूरी व्यवस्था कर दूंगा। तो ये है पूरी व्यवस्था। दूसरा, जब मैंने कुंपा से कहा था कि तू अचानक से यहाँ कैसे आ गया, तो उसने क्या कहा था, मेरे सीने में ज्वाला धधक रही है। और ये तो शेरशाह से मिले हुए। अब मालदेव को डाउट कि यार ये तो पर्ची मेरे हाथ लग गई, और पर्ची पता नहीं इनकी क्या क्या बातचीत हो रखी है, और जेता कुंपा के अलावा भी कौन कौन शेरशाह से मिले हुए हैं। क्योंकि अपने राजाओं के सेनापतियों के साथ दिक्कत थी कि जिधर सेनापति जाता उधर उसके सारे सैनिक जाते। अगर सेनापति युद्ध में मारा जाता तो सारे सैनिक वहाँ से वापस आएंगे। अपने साथ ये समस्या थी। और मालदेव ने दिमाग लगाया कि अब युद्ध अगर मुझे लड़ना है तो मैं इधर जेतारण में क्यों लड़ूं, मैं अपने जोधपुर में लड़ूंगा, जिससे पकड़ने की संभावना तो नहीं रहेगी कम से कम। और मालदेव ने अपने सारे सेनापति और सैनिकों को बुलाकर कहा कि युद्ध जेतारण में नहीं जोधपुर में करेंगे। अब सैनिकों ने पूछा कि सर क्या बात हुई, रात हो रही है और सुबह तो युद्ध शुरू होगा, बात बताओ, बात क्या है। और मालदेव कहे सबूत है, अरविंद केजरीवाल की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराया कि ये जेता और कुंपा शेरशाह से मिले हुए हैं, नमक हरामी है ये, और आप में से भी जो कोई भी इनके साथ जाना चाहता है जा सकते हो, मैं अपने युद्ध जोधपुर में करूँगा। अब बाकी सभी ने कहा कि सर हम आपके प्रति पूरे वफादार हैं और हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। और फिर अब ये जेता और कुंपा ने जितनी सौगने खानी थी, जितना विश्वास दिलाना था, पूरे कोशिश की कि सर ये हमारी राइटिंग नहीं है, हम साइन हिंदी में करते हैं, आप सिग्नेचर देखो इंग्लिश में है, और हमारे पास तो जेल का पेन भी नहीं है, और ये तो जेल के पेन से लिखा हुआ है। अब मालदेव उनको कहे कि तुम्हें तो मैं शेरशाह के बाद देखता हूँ क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। और वहाँ से पूरी सेना जोधपुर की तरफ रवाना हुई, और यहाँ से सारे के सारे सैनिक जेता और कुंपा को थू थू करें कि नमक हरामी, राष्ट्र के साथ गद्दारी, शर्म नहीं आती तुम्हें। अब जेता और कुंपा को लगे कि यार बिना कुछ करे ही इतना बड़ा कलंक, कि आता जाता छोटा मोटा सैनिक इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के जा रहा है कि हम गद्दार हैं। और इस कलंक को धोने का बस एक ही तरीका है कि कल हम लड़ेंगे, और जितना लड़ेंगे, जैसे लड़ेंगे, हम खूब लड़ेंगे। और अगले दिन ये मात्र 8500 थे, सामने के इन्होंने 36,000 मारे थे। वो तो बाद में जलाल खां जलवानी टुकड़ी लेके आता है, फिर एकदम फ्रेश टुकड़ी आती है और पासा ही पलट जाता है। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुसलमान राजा अपने पीछे रिजर्व टुकड़ी रखते थे। ये सिचुएशन ठीक उसी तरह है जैसे फुटबॉल में होता है कि इधर से भी टीम और इधर से भी टीम पसीने पसीने हो रही है, गोल हो नहीं रहा है, फिर से वो किसी एक प्लेयर को निकालते और वापस से फ्रेश प्लेयर आता, तेज़ी से दौड़ता हुआ गोल मार देता। तो ऐसे ही इसमें भी ये आराम से एक फ्रेश टुकड़ी उतरती और पासा ही पलट गया। लेकिन इस युद्ध में शेरशाह जीत जाता है, और जीतने के बाद भी शेरशाह के मुंह से निकलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कि सपोज करो आज मैं हार जाता और मालदेव जीत जाता, तो इधर मारवाड़ में होता क्या है, बाजरा। तो मैं बाजरे के लिए दिल्ली आगरा छोड़ देता आज। वरना आज तक मैंने किसी बंदे को नहीं देखा कि जो जीत जाए और जीतने के बाद कहे कि यार बचा लिया। इतना बुरा हाल क्या था इनका। गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में तो कोई ढंग से पढ़े तो रोमांच खड़ा करता है। यूँ जेता और कुंपा क्या बेहतरीन लड़ते हैं उस युद्ध में।